ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, कल जब मैंने तू झूठी में मक्कार का रिव्यू किया था तो उसमें मैंने कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाए थे कि इस फिल्म के नाम से लिबरल्स और वोक्स किस प्रकार से छाती कूट रहे हैं। और मैंने कहा था कि उन आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो प्लीज़ आप अंत तक पूरा अवश्य देखना। और देखिए, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये आर्टिकल्स आपको पढ़कर बता रहा हूँ, इसका मतलब तू झूठी में मक्कार ये फिल्म कोई बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और आपको बस जाकर देखना ही देखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस यहाँ पर लिबरल्स और वोक्स की मानसिकता आपके सामने लाना चाहता हूँ। और बॉलीवुड का आज ये जो बॉलीवुड के आज ये जो हालात हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये लिबरल्स और वोक्स ही कैसे हैं, ये आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर सच में बॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है वो सच में अगर अपना भला चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें इन लिबरल्स, वोक्स और एलिट क्रिटिक्स से कैसे दूर होना चाहिए, ये भी अगर समझ में आ जाए बॉलीवुड को तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, तू झूठी में मक्कार, उसकी जो मूल भावना है बहुत अच्छी है। कल हमने इसके बारे में चर्चा की, आगे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मूल भावना उसकी बहुत अच्छी है, पर बेसिक प्रॉब्लम क्या है पता है कि इसमें जो लाइफस्टाइल उन्होंने दिखाई है ना, उसके साथ इस देश के 95% से अधिक लोग कनेक्ट ही नहीं कर सकते। आप फिल्म का फर्स्ट हाफ जब देखेंगे तो रोहन अपने मित्र के साथ में, मनु के साथ में, वो बैचलर पार्टी पे जा रहे हैं कहीं दूसरे स्पेन वगैरह कहीं पर, और वहाँ जाकर वो जिस प्रकार की लाइफस्टाइल उनकी दिखाई है, उसके साथ नहीं कनेक्ट कर सकते हम। हाँ, एक बात अच्छी है कि रोहन को भी और निशा को भी, दोनों को भी अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ दिखाया है। निशा को एक सीन में भगवान शिव जी की पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए दिखाया है। रोहन भी बार बार ईश्वर का नाम लेता है। रोहन के परिवार को भी पूजा आराधना करते हुए फिल्म में उन्होंने दिखाया है। ये एक बात अच्छी थी, रिलेटेबल थी। पर बाकी आप देख लीजिए जिस प्रकार की लाइफस्टाइल, एक मॉडर्न सेटअप जो उन्होंने फिल्म को दिया है, उस कारण से इस देश के ज़्यादातर लोग फिल्म के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सकते। हाँ, भले ही फिल्म की जो मूल भावना है वो अच्छी है, एक मास ऑडियंस को अपील करने वाली है, परिवार का महत्व उन्होंने बताया है, पर जब आपका जो सेटअप है फिल्म का, वही जब मास ऑडियंस को अपने साथ जोड़ने वाला नहीं है, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, तो आपकी ये मूल भावना अच्छी होके भी आप उस मास ऑडियंस को अपने साथ में नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये बॉलीवुड की मूल समस्या है। अब यही जो कहानी, जो बेसिक कहानी या बेसिक जो कंसेप्ट है ना, एक लड़का है जो अपने परिवार से, जॉइंट फैमिली से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, अपने जो भी पारिवारिक मूल्य है, माता पिता का प्रेम, सब जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ एक कथित इंडिपेंडेंट लड़की है जो परिवार वगैरह इन सब बातों में कोई वो विश्वास नहीं रखती। एक परफेक्ट फैमिली तो उसे किसी हॉन्टेड हाउस की तरह लगती है और वो उससे दूर भागना चाहती है। तो उसे परिवार का, अपनों का, परिवार के साथ होने का क्या महत्व होता है, अपनों के साथ होने का क्या महत्व होता है, ये उन्होंने बताया है। अब यही सेम जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो थीम है, वो आपको कई सारी तेलुगु फिल्मों में देखने को मिल जाएगी, कई सारी। पर उन फिल्मों में जो सेटअप होता है वो ये सो कॉल्ड मॉडर्न सेटअप नहीं होता। उनमें से ज़्यादातर फिल्मों में आपको एक गांव का वातावरण, परिवार देखने को मिल जाएंगे। इवन शहर में भी कहानी अगर स्थित हो तो भी उन परिवारों का जो वातावरण है, आप तुरंत अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल मेरे माता पिता की तरह लग रहा है, हाँ यार, ये तो बिल्कुल मेरे परिवार की तरह लग रहा है। तो बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इतने ज़्यादा एलिट हो गए हैं कि ये कुछ अच्छी मानसिकता भी कुछ चीज़ अगर बना देते हैं तो उसमें भी ये इस प्रकार की लाइफस्टाइल या इस प्रकार का मॉडर्न सेटअप होता है जिसके साथ लोग कनेक्ट ही नहीं कर सकते। और इसी कारण से आज देश की ज़्यादातर जनता तेलुगु फिल्मों के साथ में जुड़ रही है। और मैं बॉलीवुड से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न सेटअप आप दिखा रहे हैं, इस देश के कितने लोग उसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, आप मुझे बताइए। 1%, 1.5%, चलो मान लेते हैं 2 या 2.5% लोग कनेक्ट हो पाते होंगे। तो आपने उस 90 से 95% जो देश की जनता है उनको तो सिरे से खारिज कर दिया। वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं ना। पिछले 10-20 वर्षों से तो वो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी ज्यादातर जो लोग हैं वे मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं। आपकी ये एलिट लाइफस्टाइल जीने वाले लोग 1-1.5% भी नहीं है। तो बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी आज तेलुगु फिल्मों के साथ क्यों कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्यों उन फिल्मों को आप यूट्यूब पर ले लीजिए। यूट्यूब पर जो ज़्यादातर डब्ड वर्जन्स जो फिल्में अपलोड की जाती है वो ज़्यादातर तेलुगु फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन्स होते हैं। तो यूट्यूब पर ले लीजिए, टेलीविजन पर ले लीजिए, थिएटर में ले लीजिए,
हर जगह पर तेलुगु फिल्मों को लोग देखना पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पर सैकड़ों सैकड़ों मिलियन में व्यूज है। टेलीविजन चैनल्स पर भी, जो मूवी चैनल्स है उन पर भी ज़्यादातर तो तेलुगु फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन से चलते रहते हैं। वहां पर भी आपकी बॉलीवुड फिल्मों को कोई व्यूअरशिप मिलती नहीं, इसलिए मूवी चैनल्स बॉलीवुड फिल्मों को ज़्यादा चलाते भी नहीं है। तो क्या इतना सब होने के बाद भी बॉलीवुड को ये इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, या फिर वो समझना ही नहीं चाहते कि प्रॉब्लम कहां पर है? आपके साथ, आपके फिल्मों के साथ, आपके फिल्मों का जो सेटअप है, जो परिवार है, उनके साथ लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम है, पर समझना ही नहीं है। तो ये तो एक प्रॉब्लम होगी बॉलीवुड की। और दूसरी प्रॉब्लम क्या, कि इन्होंने इन एलिट क्रिटिक्स को, लिबरल्स को, वोक्स को अपने सर पर चढ़ा कर रखा है। थोड़ा सा भी कोई फिल्म मेकर अगर कहीं पर परिवार का महत्व बता देता है, या थोड़ा सा अपने रीति रिवाज, कल्चर से जुड़ी हुई कुछ बात वो अपनी फिल्म में अगर दिखा देता है, तो एक पूरा इकोसिस्टम इनका बैठा हुआ है, लिबरल्स और वोक्स का। वो तुरंत उस फिल्म को, उस फिल्म मेकर को लिंच करते हैं सोशल मीडिया पर। और इस कारण से बॉलीवुड में कोई फिल्म मेकर अगर ढंग की कुछ चीज़ बनाना भी चाहता है तो वो बना नहीं पाता। फिर ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस तुरंत अपने आप को बहुत, हाँ भाई हम तो प्रोग्रेसिव है, हम तो मॉडर्न है, नहीं नहीं हम तो ये चीज़ नहीं दिखा सकते। तो ये एक मेंटल, एक मानसिक दबाव, एक प्रेशर बनाने का प्रयास किया जाता है फिल्म मेकर्स पर कि आप ये चीज़ नहीं दिखा सकते, आप परिवार का महत्व नहीं दिखा सकते, आपको हमारे इस वोक माइंडसेट के अनुसार ही फिल्में बनानी होंगी, आपको उसी प्रकार से कैरेक्टर्स लिखने होंगे। और ये ही बॉलीवुड के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि इन लोगों ने इन वोक और एलिट्स को अपने सर पर बिठा कर रखा है। अब तू झूठी में मक्कार का सबसे पहले हम फिल्म कंपेनियन का रिव्यू देखते हैं। ज़्यादा पूरा तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप पढ़ लेना नेट पर सर्च करके। कुछ बातें मेन हम पढ़ते हैं। तो टाइटल में लिखा है, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर स्टार इन रोम कॉम रूइंड बाय लव, सेक्सिज्म एंड धोखा। लव यहाँ पर मतलब LUV, लव रंजन का लव उन्होंने उपयोग किया है। तो लव, सेक्सिज्म और धोखा ने रणबीर कपूर की इस फिल्म को बर्बाद कर दिया है। अब कैसे बर्बाद किया, आगे उन्होंने लिखा है, बट इन लव रंजन्स यूनिवर्स दिस सेम स्टोरी इज अ बिटर बैटल ऑफ सेक्सेस बिटवीन a good looking boy and a gorgeous girl who tries to leave him because, horror of horrors, she likes her independence and his family is too overbearing. तो जो लड़का है वो अपने परिवार के साथ में रहना चाहता है और लड़की उसे छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहती है। और रणबीर कपूर का जो परिवार है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, एक बिल्कुल ही परफेक्ट फैमिली है। वो अपने होने वाली बहू से बहुत ही ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कल के रिव्यू में भी कहा, लिबरल्स को और वोक्स को ऐसी परफेक्ट फैमिलीज हॉन्टेड हाउस की तरह लगती है। वो उनसे दूर भागते हैं और अगली जनरेशन्स को भी सिखाते हैं कि भाई आपको ऐसी फैमिलीज से दूर रहना चाहिए, ऐसे जो ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं उनसे आपको बिल्कुल दूर भागना चाहिए, जितना हो सके दूर भागना चाहिए। क्योंकि भाई परफेक्ट फैमिली में कौन रहेगा? हम अपने आप को थोड़ी ना एक परिवार, पारिवारिक कर्तव्य, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें थोड़ी ना बांध सकते हैं। हमें तो भाई सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। और जो ज़्यादातर आने वाली आजकल की जो लिबरल और वोक फिल्में हैं उनमें आप देख लीजिए, आपको यही बात देखने को मिलेगी कि उसमें जो लीड फीमेल कैरेक्टर होगा वो इस प्रकार की जो परफेक्ट फैमिली है उसमें वो बंधना नहीं चाहेगी, वो तुरंत उससे दूर भागना चाहेगी। कई सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड की आजकल की लेटेस्ट फिल्मों में आपको ये उदाहरण देखने को मिल जाएगा। अभी हाल ही में मैंने कल भी उदाहरण दिया था, अभी संक्षेप में बता देता हूँ। नेटफ्लिक्स की वो भाग बिन्नी भाग आई थी, देखी सीरीज स्वरा भास्कर के साथ में। उसमें आप देख लीजिए शुरुआत में ही पहले एपिसोड में ही जो बिन्नी का कैरेक्टर है उससे एक बहुत ही अच्छी परिवार मिलता है शादी के लिए, जो बिल्कुल परफेक्ट फैमिली हर प्रकार से, चाहे पति हो या सास ससुर हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। एक नया घर उनके लिए उन्होंने बुक कर लिया है जिसका इंटीरियर वगैरह इतना सुंदर है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। पर भाई वो परफेक्ट फैमिली देखकर बिन्नी तुरंत वहाँ से भाग जाती है, चिल्ला कर चीख कर वहाँ से भाग जाती है और आगे जाकर वो अपनी इंडिपेंडेंट सेक्सुअल लिबरेशन वाली लाइफ जीती है। और फिर वो बाद में उसको बाथरूम में वगैरह सेक्स करते हुए दिखाया है। तो पारिवारिक कर्तव्यों में बंधना नहीं हो, क्योंकि कर्तव्य, जिम्मेदारी, इन बातों से तो 36 का आंकड़ा होता है लिबरल्स और वोक्स का। वो बस अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्यों की, अपनी जिम्मेदारी की कभी वो बात नहीं करते। और ये हम और भी आगे बात करेंगे, इंडिपेंडेंस वगैरह जो भी है हम चर्चा करेंगे आगे लिखा है, यू कांट से रंजन इज नॉट ट्राइंग, इफ एनीथिंग दिस इज हिम रिएक्टिंग टू द क्रिटिसिज्म। मतलब आगे उन्होंने यही लिखा है कि उनकी पिछली जो फिल्में थी, प्यार का पंचनामा वगैरह, उनमें उनको मिसोजिनी दिख गई थी, नारी विरोध दिख गया था।
तो उससे अभी रंजन अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने तो जब इसका ट्रेलर आया था ना, कौन सा, ये तू झूठी में मक्कार का, आप अभी भी ट्रेलर रिव्यू देख लीजिए, मैंने उसी समय कहा था कि ट्रेलर से ही लग रहा है कि लव रंजन अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये जो इकोसिस्टम है लिबरल्स और वोक्स का, वो ऐसा एक मेंटल प्रेशर बनाता है फिल्म मेकर्स पर, एक मानसिक और बौद्धिक दबाव बनाता है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है ऐसे आर्टिकल्स लिख लिख कर कि तू सेक्सिस्ट है, तू मिसोजिनिस्ट है, तू मेल शोविनिस्ट है। और वो फिल्म मेकर भी हड़बड़ा जाता है, उसे भी लगता है कि हाँ यार मैं तो बहुत रिग्रेसिव लग रहा हूँ, मैं तो बहुत नहीं नहीं, अब तो मुझे अपनी छवि सुधारनी है। तो यहाँ पर लव रंजन ने अपनी छवि सुधारने का प्रयास किया, यही उन्होंने भी यहाँ पर लिखा है कि पिछली फिल्मों में ये बबल रैप्ड मिसोजिनी होती थी उनमें, पर अभी थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। और आगे लिखा है, यू सी द वुमन इन दोज मूवीज, प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, वेयर स्कीमिंग कनाइविंग कैरिकेचर्स हु फोर्स देयर बॉयफ्रेंड्स टू चूज बिटवीन रोमांस एंड रोमांस। लव वॉज अ मेसी वॉर ऑफ ओनरशिप बट हियर, यहाँ मतलब पुरानी फिल्मों में रोमांस या रोमांस में से किसी एक को चूज करने के लिए जो फीमेल कैरेक्टर्स थे वो कहते थे, तो उनकी थोड़ी निगेटिव साइड दिखा दी तो प्रॉब्लम हो गई थी उनको उसमें मिसोजिनी दिख गई थी। तो आगे लिखा है यहाँ पर इस फिल्म में, बट हियर द कॉन्फ्लिक्ट इज सेंटर्ड ऑन द वुमेन्स इनएबिलिटी टू बी क्रूएल एंड मैनिपुलेटिव। शी इज टू इवॉल्व टू बी क्विंटेसेंशियल लव रंजन्स हीरोइन। मतलब पिछली फिल्मों में जो फीमेल कैरेक्टर थे उनको निगेटिव शेड दे दिया था, वो बिल्कुल दम भरकर अपने बॉयफ्रेंड्स को उन पर अपना हक जताती थी, पर यहाँ पर लव रंजन की जो ये हीरोइन है उसको बहुत ही वो क्रूएल और मैनिपुलेटिव नहीं हो पा रही, इनएबिलिटी, वो ये नहीं कर पा रही, वो क्रूर नहीं बन पा रही। लव रंजन की हीरोइन बनने जितनी उतनी अभी उस प्रकार से वो विकसित नहीं हुई है, ये उनका कहना है। Coincidentally, actor Shraddha Kapoor's breakout film from 2011 was called Love Ka The End, LUV, Love Ka The End. Her Nisha in this film is so nice that rather than force poor Rohan to choose between his family and her, she attempts to do a nobler thing, gaslight him into believing he is the issue. मतलब यहाँ पर निशा इतनी अच्छी है कि वो रोहन के साथ में कुछ गलत करने की अपेक्षा या उस पर कुछ दबाव बनाने की अपेक्षा ऐसे एक परिस्थिति बनाने का प्रयास करती कि भाई मेन जो इशू है वो खुद ही है, रोहन ही है, ताकि वो उसको छोड़ दे। निशा वुड रैदर हैव रोहन रिजेक्ट हर देन द अदर वे अराउंड। यू सी हर डिसऑनेस्टी इज मेयरली एन एक्सप्रेशन ऑफ कंपैशन। दिस इज लव रंजन बिन प्रोग्रेसिव। मतलब हर डिसऑनेस्टी इज मेयरली एन एक्सप्रेशन ऑफ कंपैशन, मतलब उसकी ये जो कृतज्ञता है, उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी ये जो बेईमानी है वो बस कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई है उस कारण से उसे ये कृतज्ञता करनी पड़ रही है, बेईमानी करनी पड़ रही है, यानी वो एक दया की पात्र है, इस प्रकार से उस कैरेक्टर को दिखाया है। और ये है लव रंजन आपके लिए, ये है प्रोग्रेसिव लव रंजन आपके लिए, कि पिछली फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर को बिल्कुल निगेटिव दिखा देते थे, पर यहाँ पर जो फीमेल कैरेक्टर है वो बेईमानी तो कर रही है, कृतज्ञ तो है, पर परिस्थितियों के कारण बेचारी है, दया की पात्र है, इस प्रकार से दिखाया है। आगे लिखा है, एट स्टेक इज द इनकरप्टेबल इंडियन आइडिया ऑफ मैरिंग नॉट जस्ट द पर्सन बट ऑल्सो द फैमिली। तो यहाँ पर ये जो कुछ भी अब इन दोनों के बीच में ये खींचातानी शुरू हुई है, रोहन और निशा के बीच में, यहाँ पर दाव पर क्या लगा है कि जो हमारी मान्यता है हमारे कल्चर की कि शादी विवाह दो लोगों के बीच में नहीं होता तो दो परिवारों के बीच में होता है, और ऑब्वियसली लिबरल्स और वोक्स को इससे प्रॉब्लम होता है। जहां पर भी परिवार शब्द आ जाए उनको तुरंत पेट में मरोड़े उठने लगती है। आगे लिखा है, इन द पिंक कॉर्नर लाइज रोहन्स करेज टू गो फ्रॉम कोल्ड कैसनावा टू हार्ट ब्रेकिंग मार्टियर एंड हिज प्राइड ऑफ बीइंग अ ममाज बॉय। मतलब यहाँ पर लव जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है रोहन का, उसका करेज दिखाया है, हाँ, किस प्रकार से वो अपने प्रेम को भी वो त्याग देता है, उसका बलिदान कर देता है प्रेम का, वो एक हार्ट ब्रेकिंग मार्टियर उससे उन्होंने दिखाया है। और अपने ममाज बॉय होने का, हाँ, अपने माँ से जो वो प्रेम करता है उसमें उसे कैसे गर्व है ये उन्होंने दिखाया है। ऑब्वियसली परिवार हो या माता पिता से प्रेम करना हो, ये सारी बातों से तो लिबरल्स और वोक्स के पेट में मरोड़े उठती है। आगे लिखा है, इन द ब्लू कॉर्नर लाइज निशाज रिलेक्टेंस टू सैक्रिफाइस हर ओन एम्बिशंस एट द अल्टर ऑफ रोहन्स बरजात्या शेप्ड लव।
और फिल्म के दूसरी साइड में जो निशा है वो अपने एम्बिशंस को, अपने सपनों को किस प्रकार से वो त्याग देती है रोहन के इस बरजात्या शेप्ड फैमिली या बरजात्या शेप्ड ये जो लव है सूरज बरजात्या जी की फिल्मों की तरह जो उसका जो प्रेम है उसमें फिट बैठने के लिए निशा फिर अपने सपनों को, अपने एम्बिशंस को वो कैसे त्याग देती है, ये दूसरी साइड में फिल्म में दिखाया है। देयर कैन बी ओनली वन विनर। At one point, he subjects Nisha to a sexist rant about women and jobs, except that he is only pretending to be a horrible man. अब यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब ये किस सीन की बात करें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपको ये पता चलेगा हो कि भाई निशा इस रोहन की परफेक्ट फैमिली में नहीं रहना चाहती, और एक पॉइंट पर आने के बाद में रोहन को असली रीज़न पता चलता है कि भाई निशा अलग रहना चाहती है, अपना एक अलग घर चाहती है, जॉइंट फैमिली में वो नहीं रहना चाहती। और रोहन उसके इस निर्णय का सम्मान करता है और खुद ही अपने आप को अलग कर देता है, खुद ही अपने शादी को वो तुड़वा देता है। और इसके लिए फिर वो एक प्लान रचता है कि जैसे एक झूठा लेटर वो भेजता है निशा को ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा बेंगलोर में कोई जॉब लग गया है और अभी तुम जाने वाली हो शादी के बाद में तुरंत बेंगलोर अपनी जॉब के लिए। तो रोहन फिर आकर ढोंग करता है, नाटक करता है निशा के सामने, चिल्लाने का, चीखने का कि ये क्या है निशा, तुम बेंगलोर जा रही हो जॉब के लिए? क्या तुमने मुझसे पूछना भी सही नहीं समझा? क्या एक बार तुम मुझसे पूछ नहीं सकती थी? मतलब क्या, मतलब ऐसे ही तुम बिना बताए ही बेंगलोर चले जाने वाली थी? क्या तुम्हारा मतलब ये बताना कोई कर्तव्य नहीं था क्या? इस प्रकार से वो वहां पर बोलता है और निशा के साथ में वहां पर वो शादी तोड़ देता है। अब देखिए ये भी एक बहुत नया तरीका लिबरल्स और वोक्स ने खोज लिया है परिवारों को तोड़ने का। वो ये बता रहे हैं कि भाई लड़की का अगर करियर कहीं पर अलग है, किसी और शहर में है, तो क्या उसे परिवार से अलग होकर वहाँ नहीं चले जाना चाहिए? क्या आवश्यकता है कि पति का जहाँ करियर हो, पति की जहाँ पर नौकरी हो वहीं पर वो रहे? पति को भी अपने सब कुछ छोड़ के पत्नी के साथ में जहाँ पर उसकी नौकरी हो वहाँ चले जाना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इस प्रकार की बातें आपने कई बार देखी होंगी आजकल, कई सारी एड्स में भी देखी होंगी। अभी हाल ही में मैंने एक मैट्रिमोनियल साइट की एड देखी थी जिसमें एक लड़की है और उसके माता पिता वो एक लड़के को देखकर गाड़ी में वापस आ रहे हैं और वापस आते समय वो चर्चा कर रहे हैं कि भाई अब मेरा तो करियर यहाँ पर है तो मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ, और वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें अपना करियर छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारी दूसरी जगह जॉब है वो तुम्हें छोड़नी होगी, ऐसा तो नहीं चलेगा वगैरह वगैरह, इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। और तुरंत फिर अगले सीन में जेंडर चेंज कर दिया जाता है और वहाँ पर लड़का आ जाता है और फिर दिखाते हैं कि भाई देखो मतलब जब तक लड़की थी तब तक तो सब उसको जज कर रहे थे कि नहीं यार तुम्हें तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हाँ, पर लड़की की बात आती तो सबका दृष्टिकोण बदल जाता है। और फिर इस सब की आड़ में पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटी जाती कि देखो देखो कितनी घिनौनी पुरुष प्रधान समाज की सोच है, हाँ कितना घिनौना पुरुष प्रधान समाज है। सबसे पहली बात, आज से बस 30 वर्ष पहले चले जाइए, 30-35 वर्ष आप बस पीछे चले, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आज की तरह कोई कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं होते थे, डेस्क जॉब या बस कंप्यूटर के सामने बैठकर आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स मिल जाए और बस आपको बैठकर काम करना है। ऐसे जॉब्स आज से 25-30 वर्ष पहले तक भी नहीं होते थे। बहुत शारीरिक श्रम वाले काम होते थे। आप अपने दादा दादी नाना नानी आज भी पूछ कर देख लीजिए उस समय का वातावरण कैसा था। उस समय भी डेस्क जॉब होते भी होते तो भी वो बहुत उंगलियों पर गिनने जितने। ज़्यादातर आप बड़े बड़े मील, कारखाने, बड़ी बड़ी कठिना एक शारीरिक श्रम वाला काम होता था, या फिर कोई ज़्यादातर लोग तो किसान, कृषि प्रधान देश है, आज भी 7.5 लाख गांव है भारत में, कृषि प्रधान देश है, ज़्यादातर लोग किसान, खेत में जाकर इतने परिश्रम उन्हें करना होता था, या कोई इलेक्ट्रिशियन होता था, कोई प्लम्बर होता था, कोई कारपेंटर होता था, कोई पेंटिंग करता था, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था, कोई चर्मकार समाज से होता था। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पर बाहर जाकर अपना एक शारीरिक श्रम से वो काम करते थे। और स्वाभाविक सी बात है जो पुरुष का शरीर है वो प्राकृतिक रूप से थोड़ा कठोर होता है शारीरिक श्रम की दृष्टि से, और एक स्त्री का जो शरीर होता है वो कोमल होता है पुरुष की अपेक्षा। तो हमेशा से ये हजारों वर्षों से अगर आप देखेंगे तो बाहर का जो शारीरिक श्रम का काम है वो पुरुष करते आए हैं। अगर सच में कोई घिनौनी पेट्रियार्कल ऐसी सत्ता होती तो भाई पुरुष तो घर में बैठकर आराम करते, पत्नी को बाहर शारीरिक श्रम करने के लिए भेजते। ऐसा नहीं होता है। पति और पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते, दोनों का ही अपना अपना अपने परिवार के प्रति बलिदान होता है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं होता। और कोई गृहिणी है तो इसका मतलब वो आपके मजाक उड़ाने का पात्र है, या आप उसको नीचा दिखाओ, हाँ उसको तुच्छ समझो। ये तो मतलब
ये फेमिनिज्म है। और चलिए आज बड़े बड़े एमएनसीज में जॉब्स मिल रहे हैं, डिश जॉब है, बैठे बैठे काम कर सकते हैं, सब कुछ है और सबको आज अपना करियर वगैरह जैसे शब्द सामने आ गए हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले करियर मुख्य उद्देश्य नहीं होता था जीवन का, सर्वाइवल मुख्य उद्देश्य होता था कि आज जो ये कठिन परिस्थितियां हैं उससे हम आगे कैसे बढ़े, अपने बच्चों को हम कैसे एक अच्छा जीवन दे सके, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता था। और उसके लिए वो जो कुछ भी हो सके वो करते थे। और ऐसा नहीं कि आज से 20-25-30 वर्ष पहले भी कोई महिलाएं काम नहीं करती, नहीं, हमेशा से जो पत्नी है, स्त्री है, वो अपने पति के साथ में उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करती आई है। चाहे वो खेत में काम करना हो या दुकान चलाना हो या कहीं पर कोई टीचर का जॉब करना हो या कहीं पर छोटी मोटी कोई नौकरी करना हो, किसी दुकान में काम करना हो या फिर कहीं पर झाड़ू पोछा करना हो, बर्तन मांजना हो या घर में अचार बनाना हो, पापड़ बनाना हो, कुछ फरसान बनाना हो, कुछ लड्डू बनाकर बेचना हो, ब्यूटी पार्लर चलाना हो, सिलाई का काम करना हो। हमेशा से महिलाएं आज कोई फेमिनिस्टों ने कोई समाज की सोच बदल दी है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा से महिलाएं स्वयं रोजगार से पैसे कमाती आई है। और ये जिस वेस्टर्न वर्ल्ड के इतने बड़े गुलाम है ना, उस वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी महिलाएं काम नहीं करती होंगी उससे ज्यादा महिलाएं आज भी भारत में आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए मिल जाएंगी, आज भी। तो ये कोई फेमिनिस्टों में ये जो पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटते हैं, निकलो इस मानसिकता से बाहर निकलो। आप अपनी अगली जनरेशन्स को बस स्त्री को पुरुष के विरुद्ध लड़ाओ, पुरुष को स्त्री के विरुद्ध लड़ाओ, बच्चों को माता पिता के विरुद्ध लड़ाओ, परिवारों को तोड़ दो, शादियों को तोड़ दो, समाज को तोड़ दो, समाज के अलग अलग वर्गों को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा दो। जो सोशलिस्ट और वोक माइंडसेट है, इससे बाहर निकलो। इससे आप किसी का भला नहीं करने वाले। एक परिवार है तो उस परिवार में सबका बलिदान होता है, मां का भी होता है, पिता का भी होता है, भाई का भी होता है, बहन का भी होता है, चाचा का भी होता है, चाची का भी होता है, दादा का भी होता है, दादी का भी होता है। सबका अपना अपना बलिदान होता है परिवार में। और एक और बात, यहां पर मैं जॉइंट फैमिली की बात कर रहा हूं, इसका मतलब सबको कोई बस जॉइंट फैमिली में ही रहना चाहिए और जो घर से बाहर रह रहे हो तो वो सब कुछ सबके सब कोई लिबरल और वोक है, ऐसी बात नहीं है। आप मूल बात को समझिए, विषय को समझिए। कोई अपने काम से कहीं पर अलग रह रहा है, परिवार से अलग रह रहा है, वो कोई गलत नहीं है, पर ये पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना बंद कर दो। कम से कम आप परिवार, पारिवारिक मूल्य, इनके महत्व को कम मत समझिए। इनका अपना महत्व है। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, परिवार के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है। हमें इंडिपेंडेंट जीना है, इसका अर्थ हम अपने सारे कर्तव्यों को छोड़ दें और बस सेक्सुअल लिबरेशन वाली लाइफस्टाइल जिए, अपने मन के अनुसार जिए, तो जियो, किसने मना नहीं किया। पर कम से कम फिर ये पेट्रियार्की के नाम से छाती मत कूटो, पारिवारिक मूल्यों के नाम से छाती मत कूटो, जिन माता पिता ने तुमको बड़ा किया उनके नाम से छाती मत कूटो। फिर कम से कम जैसा जीना है वैसा जियो। और इसी कारण से मुझे तू झूठी में मक्कार के एंडिंग में रोहन एक जगह पर आकर निशा को रिजेक्ट कर देता है। निशा रोती है, आंसू बहाती है और रोहन से कहती है कि मैं तो चाहती हूं कि तुम मुझे रोक लो, पर तुम मुझे नहीं रोक रहे। तो रोहन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और हम एक दूसरे के साथ में नहीं एडजस्ट कर सकते। आज ठीक है, तुम अपनी ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वाली लाइफस्टाइल छोड़कर मेरे साथ रह रही हो, मेरे परिवार के साथ में, पर कल को फिर तुम्हारा मन बदल जाएगा। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। तो तुम्हें जैसा जीना है वैसा जियो, पर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। और मैं तो चाहता था कि लव रंजन फिल्म को वही खत्म कर दे। जो निशा है उसको इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी थी, तो जिए ना, जिए। जीवन में ये बस भौतिक वस्तुओं के पीछे भागकर, पैसों के पीछे भागकर, सो कॉल्ड करियर के पीछे भागकर, चलो आपने कुछ बहुत बड़ा कमा भी लिया, बहुत आपने कुछ प्राप्त भी कर लिया जीवन में, फिर क्या? आप अपने सुख को, खुशियों को किसके साथ बांटेंगे, किसके साथ शेयर करेंगे? कौन होगा आपके साथ में उस समय? जीवन में हमारी खुशियां हो, सुख हो, दुख हो, जो बांटने के लिए कोई तो साथ में आपका होना चाहिए ना। तो चलो आपने कुछ बहुत सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट लाइफ जी ली और एक कोई अपने मन के अनुसार चलो किसी पार्टनर के साथ लिव इन में रहने लग गए, तो क्या आपके दुख मिट जाएंगे? क्या उस लिव इन वाले पार्टनर में कोई कमियां, या उसको कभी क्रोध नहीं आएगा, उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा? ये मनुष्य का स्वभाव है, उसके स्वभाव के अलग अलग होते हैं, पहलू होते हैं और उनके साथ हमें एडजस्ट करना होता है। और ये जो करियर वाली बात है ना, ये अभी 20-25 वर्षों में ये चोचले आ गए हैं। 20-25 वर्ष पहले मैंने पहले कहा ना, करियर नहीं था लोगों का उद्देश्य, सर्वाइवल उद्देश्य था। स्कूल में जाने के लिए भी 5-5, 6-6 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता था बच्चों को। वो उतनी सुविधाएं नहीं थी, उन कठिनाइयों से वे पढ़कर बड़े हुए थे। और उनके लिए ये नहीं था कि मुझे ये सपना है मेरा, वो सपना है मेरा, मुझे तो यहां पर अपना करियर बनाना है। नहीं,
जहाँ जो मिल जाए, कुछ तो कहीं पर काम मिल जाए और हम अपने जीवन में सेटल हो, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाए, शादी होने के बाद पत्नी के लिए मैं अपने कुछ कर पाऊँ, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। किस पेट्रियार्की के नाम से छाती कूट रहे हैं आप? क्या आपको इस दुनिया में बस दरिंदे ही दिखाई देते हैं? मनुष्य बचे ही नहीं है? और समाज की निगेटिव साइड को दिखानी है तो दिखाओ ना, उन वोक और लिबरल्स को दिखाओ जिनके कारण आज भी करोड़ों करोड़ों माता पिता खून के आंसू बहाते हैं। तो देखते हैं अपने बच्चों का जीवन अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए। इन्हीं ऐसी वोक और लिबरल माइंडसेट वाली फिल्मों के कारण कई बच्चे बस अपने सो कॉल्ड सपनों के पीछे भागकर माता पिता को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर आगे जाकर देखते हैं कि सब अंधकार है। क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए भी तो एकाग्रता, फोकस रहना, डेडिकेशन, हार्डवर्क, मेहनत, पुरुषार्थ ये आवश्यक होता है। पर बॉलीवुड ने तो बस सेक्सुअल लिबरेशन, भोग वासना के पीछे भागो, और भाग भी जाते हैं तो भी फिर जब जीवन के जो मूलभूत जो मूल्य होते हैं वो अगर जीवन में नहीं हो तो वो सफलता नहीं मिलती। और मैं बॉलीवुड से एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई आज में आप देख लीजिए, हमारे देश में जो अमीर से अमीर भी लोग हैं ना, जिन्होंने अपने कष्टों से, मेहनत से, पुरुषार्थ से वो वहाँ तक पहुँचे हैं, वे आज भी अपने रूट्स से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अमीर से अमीर लोग भी। पर आजकल थोड़ा ये डिजिटल युग और उसके कारण कुछ लोग क्षणिक ऐसी तुरंत ऐसी कुछ तिकड़म करके कुछ लोगों को मिल जाती है सफलता, पैसे आ जाते हैं तो अपने आप को बहुत सो कॉल्ड मॉडर्न और प्रोग्रेसिव समझने लग जाते हैं, अपने ही देश और कल्चर का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। पर ऐसे लोगों की सफलता ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। फिर आगे जाकर वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, क्योंकि आप जिस प्रकार का जीवन जीते हैं वैसा ही आपका मन बनता है। और जो लोग अपने रूट्स और कल्चर से जुड़े नहीं रहते, फिर उनकी अगली जनरेशन्स भी इसी प्रकार से फिर वोक और लिबरल बनकर बस भोग वासना के पीछे भागना है। वो जीवन में वो जो डेडिकेशन, एकाग्रता, संयम, फोकस्ड रहना, ये बातें होनी चाहिए, वो उनमें नहीं रह पाती। चलो माता पिता के कमाए हुए पैसों से कुछ दिन तक आप वो ठीक है, एक ऐसी बहुत वोक लाइफस्टाइल वो जी लेते हैं, पर आगे जाकर क्या, वही दुख, चिंता, परेशानी, भय, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यही आगे जाकर बचता है। तो हम वो बात कर रहे थे कि भाई रोहन बेंगलोर जाने को लेकर झूठ मूठ में निशा पर चिल्ला रहा था। तो आगे लिखा है कि ही इज प्रिटेंडिंग टू बी अ कबीर सिंह सो दैट नो बडी ब्लेम्स हर। For a moment, I was almost impressed by Lawrence's self-awareness to use toxic masculinity as a smoke screen. तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत इम्प्रेस हो गया था मैं लवरंजन से, कि उन्होंने ये जो जहरीला पुरुषत्व है, टॉक्सिक मास्कुलिनिटी है, उसको एक भ्रम के रूप में उन्होंने यहाँ पर एक दिखाकर यूज़ किया है जहरीले पुरुषत्व को दिखाने के लिए। It's like the film is mocking the preconceived notion of both the girl and the audience. First by staging a harmless bromance, then by staging a hidden chauvinist. आगे इस रिव्यू में लिखा है, The worrying thing about Tu Jhuti Mein Makkar is that it's better at hiding its dubious gaze than Ranjan's previous stories. It commits to distracting the viewer by any means possible. For instance, there is a climatic airport dash that's pretty funny. If isolated from its context, one would have to graciously overlook how the noxiousness of the man's family, his mother freely slaps and yells at anyone within reach, is mined for easy laughs and we are like that only punchlines वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा है कि इस फिल्म में उन्होंने इस प्रकार से इन सारी बातों को प्रेजेंट किया है कि वो देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा। मतलब अगर आप परिवार का महत्व बता देते हैं या पारिवारिक मूल्यों का महत्व बता देते हैं तो तुरंत वो मेल शोविनिस्ट हो जाता है वो व्यक्ति, और क्या क्या शब्द उपयोग करते हैं बड़े विचित्र विचित्र से। और माँ के द्वारा, माँ का जो डिम्पल कपड़िया का कैरेक्टर है वो डांटती है, मारती है, तो उस बात को भी ये तो पेरेंटल अब्यूज़ होता है भाई लिबरल्स और वोक्स के अनुसार, कि भाई माता पिता को तो कोई अधिकार ही नहीं है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का, बोलने का, बस उनको लाड़ पुचकार से ऐसे बस चने के पेड़ पर चढ़ाते रहो, फिर आगे जाकर ताकि वो बस छाती कूटना सीख जाए, हमें जज मत करो, हमें जज मत करो, हमें जज मत करो। ऐसी जनरेशन ही लिबरल्स और वोक्स ला रहे हैं, जहाँ पर कोई जीवन को लेकर ऐसे कोई फोकस्ड रहना या कठिनाइयों का, मुसीबतों का, प्रॉब्लम्स का एक डट कर सामना करना, ये भावना ही नहीं बची है। बस लाड़ प्यार और पुचकार से बस उनको जो चाहिए वो देते रहो और बस इसी प्रकार से उनको बड़ा करते रहो। कठोरता, अनुशासन, संस्कार, मूल्य, आदर्श, इनका कोई महत्व ही नहीं बताना है। नहीं भाई, परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा।
अरे दुख चिंता ये तो जीवन में आनी ही चाहिए, जितना हम तपेंगे उतना ही और निखरेंगे। चलिए, और इसके अलावा मैंने कल एक और आर्टिकल दिखाया था हिंदुस्तान टाइम्स का, उसमें भी उन्होंने इसी प्रकार की बातें लिखी है। एक मिनट में आपको बताता हूँ। उसके टाइटल में उन्होंने इसे प्रॉब्लमेटिक कहा था। रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर प्रॉब्लमेटिक रोमकॉम इज अ मोन्टाज ऑफ मोनोलॉग्स, और इसमें भी उनको मिसोजिनी वगैरह दिख गई थी। मैं आपको अगर वो लाइन पढ़कर बताऊँ, हाँ, Mickey and Tinny's romance blossoms in the most absurd manner with some cheesy pickup lines that are unapologetically misogynist too. But then when has Ranjan bothered about that? He does it in a manner that you would find half of the people in the theater whistling and cheering on those lines. मतलब मिकी और टिनी का जो प्रेम है वो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए दिखाया है कि मतलब बड़ी ही विचित्र तरीके से आगे वो बढ़ता है इस प्रकार से कि जिसमें कई सारी चीज़ी पिकअप लाइन्स हैं और वो बिल्कुल नारी विरोध से भरी हुई, नारी विरोधी मानसिकता से भरी हुई, और वो भी निसंकोच होकर वो बातें फिल्म में कही गई। और आगे कहा है कि भाई लव रंजन को वैसे भी इन सब बातों से कब फर्क पड़ता है, और इन सब बातों को उन्होंने इस प्रकार से फिल्म में दिखाया है कि ज़्यादातर ऑडियंस इस पर सीटियाँ और तालियां बजाते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए, कुल मिलाकर बॉलीवुड की प्रॉब्लम यह है कि उसको दो नावों में पैर रखना है। अपने आप को सो कॉल्ड वोक लिबरल भी दिखाना है और प्रोपेगेंडा भी फैलाना है, और दूसरी तरफ कुछ ढंग की, मतलब 99% उनकी फिल्म में प्रोपेगेंडा से भरी हुई होती है। कहीं पर 1% कहीं पर कुछ अच्छा वो बना भी देते हैं, तो वो भी इस प्रकार से नहीं बना पाते कि एक आम जनता उसके साथ में कनेक्ट हो पाए। वहाँ पर भी एक मॉडर्न सेटअप ही उनका रहता है जिसके साथ लोग कनेक्ट ही नहीं हो सकते। तो उनकी वो ऑडियंस भी बस एक 2-4% लोगों की ही ऑडियंस है, और वही लोग बॉलीवुड को पसंद भी करते हैं। बॉलीवुड ये बात भूल रहा है कि आप इस देश के बहुत बड़े वर्ग को इग्नोर कर रहे हैं। कुछ चंद उंगलियों पर गिनने जितने जो वोक और लिबरल्स हैं उनके लिए। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।